प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद की घड़ी की तुम गुहार दो। दोस्तों वेलकम टू लोकल वॉइस। मैं अखिल और मेरे साथ है राहुल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्या बदला इन 6 सालों में अंडर द गवर्नेंस ऑफ भारतीय जनता पार्टी। राहुल भाई आप चर्चा चालू करें। देखो क्या बदला है, तो मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करने का इरादा है मेरा। कि एक तो हम बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी हमारी, उस पर क्या इफेक्ट आया है, पिछले 6 साल में क्या बदला है, जो आप अपने चारों तरफ फील करते हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट वही है और इसीलिए उनको दोबारा भी वोट करके लाया गया है। 2019 में वापस से लोगों ने वोट किया है, वही लोग फील करते हैं, वही हम भी आम आदमी हैं, हम भी वही फील करते हैं। बाहर की जो हमारी सिक्योरिटी है उसके ऊपर तो स्टार्ट कर देते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर ही। कि भाई देखो एक्सटर्नल थ्रेट हमें सदा से रही है। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ एक पूरा का पूरा जखीरा है जो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने हमारे ऊपर जितने भी पॉसिबल वॉर्स थे वो किए। जब उन्हें पता चल गया कि आप भैया फ्रंट लाइन वॉर में जीत नहीं सकते, हेड टू हेड कभी भी लड़ोगे तो हारोगे, तो उन्होंने फिर नया वाला तरीका निकाला जो कि आप लोग जानते हैं, टेररिज्म। कि भाई साहब हम कट करके पूरा उनको बिल्कुल ब्लड निकाल देंगे, खून कर देंगे भारत। तो उसके लिए उन्होंने आतंकवादी सिस्टम एक बहुत ही शानदार सा बिल्ड कर दिया था। कि आप देखते होंगे कि आए दिन एक आपको बम ब्लास्ट इस टाइप की न्यूज़ मिल जाती थी। और अगर नहीं मिलती थी तो आप अगर फील करेंगे आज से 6 साल 7 साल 8 साल पहले की अगर आप बात फील करेंगे, आज से 8-7 साल पहले की बात फील करेंगे, तो ऑलवेज किसी भी अगर रिलीजियस गैदरिंग में आप जा रहे हैं, होली की शॉपिंग हो, आपकी दिवाली की शॉपिंग हो, ऐसी जगह पे अगर आप जाते थे कहीं पे भी जहाँ बहुत सारी भीड़ होती थी, चांदनी चौक जैसी जगह हो गई या जो भी, या आप डांडिया के टाइम पे गुजरात में, आपको सदा जाते टाइम खुद से ये फील होता था कि यार पता नहीं भाई वापस आएंगे या नहीं आएंगे। बड़े बड़े कहीं मेले लगते थे तो घबराहट होती थी। मतलब मेले के बाहर ही बड़ी अक्षर में लिखा होता था कि भाई साहब यहाँ कोई भी वस्तु बम हो सकती है, ये हो सकती है, वो हो सकती है। और ये फील था क्योंकि बम मिलते थे, इतनी आसानी से मिल जाते थे। सिक्योरिटी को इतना बड़ा चैलेंज था कि भाई आदमी हर जगह डरता था। लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खुद जाते नहीं थे, जाने से बचने चालू हो गए थे, अपने बच्चों को नहीं भेजते थे। जब किसी बड़ी सारी जो ट्रेन, सो कॉल्ड फेमस ट्रेन होती है बहुत सारी, जिनमें भाई बड़ी प्रसिद्ध सी ट्रेन होती है, बहुत सारे लोग जाते हैं, उस ट्रेन में जब घर वाले अपने बच्चों को बैठाने आते थे तो इतने सारे लोग उसके साथ आते थे। वो प्यार कम ये ज़्यादा दिखाई देता था कि भाई पता नहीं ये ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा इसमें। और ऐसा हुआ है। दिल्ली मुंबई लोकल में जितने ब्लास्ट हुए हैं इतने सालों में, और जो मुंबई में सीरियल ब्लास्ट मतलब एक चेन से ब्लास्ट हुए हैं, ऐसे ही कि एक नहीं लगातार, अहमदाबाद में जो हुआ, जो सिक्योरिटी को पूरा का पूरा चैलेंज हर जगह। और ऑलवेज आप जब भी कोई ब्लास्ट होता था उसके बाद आपको पता चलता था कि कौन है, कि भैया टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, ये लोग हैं। और फिर हमने क्या किया कि हमने कुछ नहीं किया। हमने उन्हें लिखा कि भाई साहब आपके टेररिस्ट थे, देख लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखते। ठीक है, ओके, नहीं देखते तो नहीं देखते, हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं किया। इवन हमें 26/11 झेलना पड़ा, जो कि इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक है, इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक। मुंबई की सबसे ज़्यादा सेफ जगहों में से एक ताज होटल पे में जो हुआ, उसके बाद भी भारत सरकार, इवन इंडियन जो एयरफोर्स है उसके पुराने अधिकारियों ने ये बात बोली है कि हम रेडी थे, हमने कहा सरकार को, लेकिन सरकार ने हमें क्लियरली मना कर दिया कि नहीं भाई ऐसा हम कुछ नहीं करना। और उसको डाइवर्ट भी तो किया गया था। हाँ, उसको डाइवर्ट करके, इवन इतना नहीं, मतलब ये तो शर्मनाक है यार, मतलब ये तो शर्मनाक है। आपका फेलियर तो है ही, आप अपनी कंट्री के लोगों को सिक्योर नहीं रख पाए, ठीक। अगर सिक्योर नहीं रख पाए उसके बाद एक्शन भी नहीं ले सकते, ठीक। लेकिन आप इतने पॉलिटिकल चीजों में धसे हुए हैं कि वहां से भी आपने अपना पॉलिटिकल कोई एम सिद्ध करने के लिए उसको, कि ये आरएसएस ने किया, ऐसा कांग्रेस के लीडर्स ने कहा। इवन होम मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्टर रहते हुए पी चिदम्बरम साहब ने ये कहा कि हिंदू टेररिज्म, इतने आराम से उस चीज को फैलाया गया, उस चीज को पॉलिटिकली भी यूज किया गया। और बाहर से हमें इतनी सारी थ्रेट थी। लेकिन अगर आप पिछले कुछ 5-6 साल की बात करेंगे तो भाई ऐसा है नहीं। 5-6 साल में मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल कोई भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन वो आपके यहाँ दिल्ली के दिल में आके नहीं हुआ, अहमदाबाद में अंदर आके नहीं हुआ, ना ही मुंबई की वो उड़ाई है उन्होंने। उड़ाने के बाद जिन्होंने अपने ऊपर लिया है उनकी फटती भी है। हाँ, जहाँ उड़ाई है कश्मीर में सेंसिटिव जगह, वो वहाँ पे तो वॉर जोन ही है। और वो वहाँ पे भी आप देखें आतंकवाद को बहुत सीमित डिस्ट्रिक्ट में आज बचा हुआ है, पूरे के पूरे वैली में नहीं है, कुछ सीमित डिस्ट्रिक्ट में बचा हुआ है। जहाँ पे विधानसभा के इलेक्शन होने मुश्किल होते थे, आज वहाँ पे पंचायत के इलेक्शन होते हैं। अब पे जहाँ पे विधानसभा के लोग चुन के आना मुश्किल होता था, आज वहाँ पे पंचायत के लोग चुन के आते हैं। वहां पे जब टेररिस्ट अटैक करते हैं तो उनको खौफ है कि बाद में उधर जाके पेल ले जाओगे, और उधर गई आर्मी और आर्मी उनको पेल के आई। ये संतुष्टि आर्मी के लोगों के चेहरे पे आपको दिखाई देती है कि आप भाई उनको फ्री हैंड मिला कि ठीक है
करो भाई, अगर ये तुम्हें मार रहे हैं सालों को मारो जाके। हमने डायरेक्ट तुम पे अटैक चेहरे किया। पे दिखाई देती है संतुष्टि, सबके आप चेहरे पे अपने दिखाई देती है। फ्यूचर के बारे में आज सोच रहे हैं, नहीं तो पहले जान के बारे में सोचते थे कि जिंदा बचेंगे तो फ्यूचर होगा भाई। मतलब मैं देखो, मैं इस पे एक छोटी सी लाइन बोलता हूँ कि जब हुआ पुलवामा एक आपकी जो अंदर की सेंस है ना, वो सच बता देती है कि हाल क्या है। पुलवामा जब हुआ, अगर ऐसे अटैक पहले होते थे तो आपके अंदर डर होता था कि दूसरा कब होगा, दूसरा कितने दिन में हो जाएगा। लेकिन पुलवामा होने के बाद आप लोगों को खुद को ये लग रहा था कि इंडिया ठोकेगा, इंडिया पक्का ठोकेगा। तो ये जो है ना कॉन्फिडेंस, ये जो कॉन्फिडेंस है, जो डर से कॉन्फिडेंस में आ गई है बेसिकली चीज, जो फियर था वो कॉन्फिडेंस में आ गया है, भरोसा है, ये बदला है 6 साल। ये भरोसा जो है ना, ये आपके अंदर जो नेचुरली आता है कि अब इंडियन आर्मी ठोक देगी, तो ये आता है भाई पिछले 6 साल का रिजल्ट है ये, पिछले 6 साल का। चाहे आपके अंदर कितनी भी मैनिपुलेट करके चीजें अंदर डालने की कोशिश की जाए मीडिया के थ्रू, लेकिन स्टिल आपके अंदर से आती है बात कि नहीं भाई हमारे ऊपर हाथ डालेंगे तो इंडियन आर्मी पेलेगी, पक्की बात है। तो ये कहाँ से आता है? ये भाई पिछले 6 साल की चेंज है। आप आ जाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी पे अखिल भाई। अगर दंगों की बात करें तो इस देश में दंगे ही दंगे होते थे। हर चौथे दिन कहीं ना कहीं से आप अखबार उठा लो कि यहाँ कर्फ्यू लग रहा है, यहाँ कर्फ्यू लग रहा है, वहाँ कर्फ्यू लग रहा है। यूपी का तो ये हाल था कि साला कोई क्षेत्र जगह नहीं बची जहां भी ये कम्युनिटियां दोनों एक साथ में रहती थी, पक्का दंगे होते रहते थे। लेकिन आज वो सारी चीजें बिल्कुल नहीं होती। इसका कोई कहे कि भैया इसका डाटा क्या है? इसका डाटा सबसे बड़ा यही है भाई कि जिस देश में दंगों के ऊपर कभी डिस्कशन नहीं हुए, उस देश में आज मॉब लिंचिंग सबसे बड़ा रिलीजियस फाइट का इशू है। जहां पे बड़े बड़े दंगे, जहां पे 6-6 महीने 2-2 महीने कर्फ्यू रह जाता था, उन चीजों को कभी कम्युनल वायलेंस की जगह नहीं मिली मीडिया हाउस में। आज उस देश में हम एक छोटी सी मॉब लिंचिंग के केस को, जो कि बाद में फेक मिलता है, चाहे वो ट्रेन में सीट को लेकर हो या चोरी को लेकर किया गया हो, जो कि बाद में फेक निकल जाता है, या अभी जो आसिफ वाला केस हुआ था वो जो कि बाद में फेक निकल आता है। बट मैं कहता हूँ कि उनको जगह मिलती है। मतलब एक मॉब लिंचिंग और एक जो पूरा का पूरा दंगा होता था जिसमें इतने सारे लोग मरते थे, इतने सारे लोग मरते थे, और एक मॉब लिंचिंग। आज मॉब लिंचिंग इशू है, लेकिन उतने बड़े दंगे तब इशू नहीं होते थे। इसका मतलब यह है कि अब दंगे नहीं होते, दंगे होते तो वो डिस्कस हो रहे होते, लेकिन अब नहीं होते। वो कंट्रोल है, वो किस तरह से कंट्रोल है, किस कम्युनिटी को किस तरह से कंट्रोल किया गया। लेकिन हमें और आपको हो सकता है ये सारी चीजें ना पता हो, लेकिन आप इस बात के लिए गवर्नमेंट को थैंक यू तो जरूर बोलेंगे कि भाई अब ना दंगे नहीं होते देश में, अब शांत है, अब मेरे देश में कर्फ्यू नहीं लगा रहता। अदर देन कोरोना कुछ नहीं रहा, बिल्कुल आराम से रहता है। ठीक है, अगर आप कितने टेररिस्ट हमने मारे कश्मीर में उसको देखेंगे, कितने उग्रवादी मारे कश्मीर में उनको देखेंगे, वहाँ अलगाववादी जो ताकत है उनका क्या हाल किया उसको देखेंगे, आर्मी की ताकत वहाँ कितनी बड़ी है उसको देखेंगे, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और इंडिया के अंदर बहुत शांति है, लोग बिल्कुल दो डिफरेंट बिलीव के लोग रहते हैं, उनके बीच में फाइट हो सकती है और फाइट हो भी जाएगी, इतनी कोई इसमें वो इशू नहीं है। लेकिन क्या गवर्नमेंट्स उसको कंट्रोल नहीं कर सकती? जवाब है हाँ भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 6 साल में इस गवर्नमेंट ने उस वायलेंस को कंट्रोल करके दिखाया है। ठीक है, ये जो आपको ये मॉब लिंचिंग के केस को इतना हाई करके दिखाया जाता है, इन लोगों से पूछो कि भाई दंगे के केस आपने कितने हाईलाइट करके दिखाए हैं? जो इतने दंगे हुए हैं यूपी में कांग्रेस की गवर्नमेंट में या बाकी स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट में, उन दंगों को आपने कितना दिखाया है जो आज इस मॉब लिंचिंग को चिल्ला चिल्ला के दिखा रहे हैं? वो 4 दिन के नहीं है ना, वो तो इतने सालों से मीडिया हाउस चला रहे हैं, इतने सालों से मीडिया में है, उन्होंने उनको कितना दिखाया है जो आज इन चीजों को दिखा रहे हैं? और आप कंपेयर करो, इतने बड़े दंगे को नहीं दिखाया, इतनी छोटी सी मॉब लिंचिंग को दिखाया है। इसका मतलब दंगे तो नहीं होते, ये बात तो पक्की है। तो 2 पॉइंट पे हम बात कर लिए भाई कि एक है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बाहर से टेररिस्ट आ गया, अब हमारे यहाँ ब्लास्ट नहीं करते, और अंदर दंगे भी नहीं होते। ठीक है, ये चीजें शांत रही है। अभी भी प्रॉब्लम्स है जिसके लिए बहुत सारे जो माइग्रेंट यहाँ घुसे हुए हैं उनका इलाज भी बहुत जरूरी है, तो उसके लिए एनआरसी बहुत जरूरी है। और पूरी उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट बिल्कुल अपने अंदर की रीढ़ की हड्डी दिखाएगी और जिसके लिए उसे चुना गया वो काम करके दिखाएगी। अब आ जाते हैं कि क्या देश का सम्मान बढ़ा है? यस, डेफिनेटली बढ़ा है। अगर आप बिल्कुल बायस्ड होकर मत सोचें, किसी भी पार्टी का होकर मत सोचें, बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचें। आपको नहीं लगता कि इससे पहले भारत को किसी प्लेटफॉर्म पे बुलाया नहीं जाता था? अगर बुलाया जाता था तो बात नहीं होती थी, बात हम साइड वाले कॉर्नर में खड़े होके हमारे मनमोहन सिंह जी फोटो खिंचवा रहे होते थे। लेकिन आज हम सेंटर पॉइंट है। मोदी ने चाहे मर्जी कुछ किया, आप ये कह दो कि ठीक है भाई वो गुजराती है, उसको मोल भाव और ये सारी चीजें आती हैं और उसने उनका बेवकूफ भी बनाया, तो भी क्या फर्क पड़ता है? आज हम सेंटर पॉइंट है, हर बातचीत का सेंटर पॉइंट है। दुनिया हमारे साथ काम करना चाहती है, दुनिया हमारे से अपने रिश्ते अच्छा रखना चाहती है, चाहे वो अभी इजराइल फिलिस्तीन वॉर हो, जिसके बाद इजराइल ने एक अलग से, मतलब उनके दूत ने हमारे यहाँ पे उनके मिनिस्टर ने इंडिया के लोगों को एक स्पेशल थैंक यू बोला, ठीक है, कि हमारे अपना साथ देने के लिए, जबकि हमने उनके साथ में कुछ भी नहीं किया। लिटरली इंडिया ने क्या ही कर दिया उनके साथ में भाई? ट्विटर पे हैशटैग चलाने से तो इजराइल की कोई मदद होगी नहीं, साथ में खड़ा होता भी नहीं दिखाई दिया। हाँ, उस तरह से खड़ा होता भी नहीं दिखाई दिया जैसे बाकी कंट्रियां। लेकिन
स्पेशल थैंक यू बोला। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री रिकमेंड करती है यूएन की सीट तक के लिए हमें। G20 में आज हमारी इज्जत है और वर्ल्ड फोरम पे भी हमारी इज्जत है, हर जगह हमारी बात सुनी जाती है, कही जाती है और अपनी दम के साथ बात कहते हैं। तो पहले हम अमेरिका क्या कहता है इससे हम क्या कहेंगे डिसाइड होता था, लेकिन आज हम अपनी बात कह देते हैं। आज हम इतनी बात नहीं सोचते। आज हमारी कंट्री का कि इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन है, अपनी बात बोल सकती है और वो कुछ नहीं सोचना पड़ता उसे। हमारे लोग, हमारा विदेश मंत्री, आप ये सोचो, सबसे एक और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आज से पहले क्या आप लोगों के लिए कभी विदेश मंत्री जो है वो कोई, आज से 6-8 साल पहले विदेश मंत्री कोई मुद्दा होता था लोगों के लिए? कोई से जानता था? प्रधानमंत्री नहीं होता था। हाँ। विदेश मंत्री तो नहीं, आप सोचो कि भाई वो तो खैर अलग ही चीज है, प्रधानमंत्री तो क्या होता था। बट पॉइंट आप ये सोचो कि विदेश मंत्री जो है उस टर्म को हमारे यहाँ कोई खासी क्या क्या करता होगा, विदेश मंत्री क्या रोल होता होगा? सही बात है, जनता को इसीलिए नहीं लगता था कि विदेश मंत्री क्या करता होगा, बिकॉज विदेश मंत्री कुछ कर ही नहीं रहा था। अगर विदेश मंत्रालय कुछ कर ही नहीं रहा था तो लोगों को कैसे लगेगा कि विदेश मंत्रालय कुछ करता होगा? आज विदेश मंत्रालय करता है तो विदेश मंत्री दिखाई भी देता है और लोगों को विदेश मंत्री समझ भी आता है। इतनी बड़ी ताकत है आज भारत और भारत के लोग जो जहां भी बसे हुए हैं, इवन अमेरिका में बसे हुए भारत के लोगों के लिए डोनाल्ड ट्रंप को ये बोलना पड़ता है कि अब की बार ट्रंप सरकार। ये मोदी के लिए नहीं है, ये भारत की ताकत है। जिसको मोदी की ताकत, मोदी की इमेज या मोदी का वो सब कह रहे हैं, नहीं भाई, ये भारत की ताकत है। अब जो उसको वोट करता है वो भारत के अंदर मोदी को देख रहा है, मोदी के अंदर भारत को देख रहा है, ये उसका कॉल है। लेकिन ये सच में भारत का ही सम्मान बढ़ रहा है। जब यहाँ इस देश ने 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो वो इंदिरा गांधी ने नहीं किए, उनका क्रेडिट इंदिरा गांधी को जाता है। जब अंदर वो वोट मांगने आती हैं तो बिल्कुल उन्हें वोट मिलेगा। लोगों ने उन्हें वोट किया भी 71 में, जो उन्होंने किया उसकी तारीफ के लिए बिल्कुल किया। लेकिन वर्ल्ड फोरम पे कोई ये बात याद नहीं रखेगा कि इंदिरा ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। वहां याद रखा जाएगा कि इंडिया ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। तो आज जो भारत की इज्जत है बाहर, वो भारत की इज्जत है। मोदी को भूल जाएंगे, 4 साल बाद मोदी चला जाएगा, 8 साल बाद मोदी चला जाएगा, लेकिन उसके बाद तो भूल जाएंगे ना भाई। उसके बाद कोई नया आएगा फिर उसे याद रखेंगे। विदेशी धरती पे आपके प्रधानमंत्रियों को कोई याद नहीं रखता, वहां आपके देश को याद रखते हैं। तो जो भी सम्मान बढ़ रहा है वो मोदी का नहीं, वो इस देश का सम्मान बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा राहुल भाई, बहुत लोग बात कर रहे हैं इस चीज़ पर कि भाई यहाँ की इकोनॉमी गड़बड़ हो गई है इनके आने से, तो इस पर कुछ बात। देखो, इकोनॉमी से पहले मैं एक छोटी सी बात पे और बात कर लेता हूँ। हालांकि मैं इकोनॉमी का जानकार नहीं हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात पे मैं बात कर लेता हूँ। मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना सदा पसंद करता हूँ जो जर्नल में है, जो लोगों को फील होता है, मुझे भी वही फील होता है। ठीक है। करप्शन एक छोटी सी बात है। हमने अपने देश में सबसे ज्यादा अगर किसी बात पे डिस्कशन सुना है तो वो करप्शन। हर बार आप हर जगह कोई चैनल खोल लेते थे करप्शन, कोई चैनल खोल लेते थे करप्शन, पूरी करप्शन के ऊपर एक पार्टी खड़ी है, पूरा आंदोलन चला उनका। ठीक है। और करप्शन के ऊपर ही सारी बातें होती थी। लेकिन अगर आप पिछले 6 साल की बात करेंगे तो कोई करप्शन के ऊपर कोई बातचीत नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। अब 2 बातें हैं। कुछ सारे लोग ऐसा बोल रहे होते हैं अंकिल भाई कि करप्शन तो मोदी कर रहा है, लेकिन मोदी ने मीडिया को पूरी को मैनेज कर रखा है। तो भैया आपके कुछ तो सत्यवादी हरिश्चंद्र है ना, कुछ तो सत्य के प्रचारक आपके हैं ही, जो किसी से नहीं डरते। रवीश बाबू जैसे वो तो नहीं डरते ना किसी से, वो तो घबराते नहीं, वो तो सच बोलते हैं। आपके चैनल पे कितनी डिबेट होती है भैया करप्शन को लेकर, और कौन सा करप्शन आपने उजागर कर दिया? आपकी पिछले पूरे 6 साल के करप्शन की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी राफेल, कि भैया इसमें हुई है धांधली। वो धांधली वाली बात को ऐसा पुलिंदा बना के पीटा है सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें कि तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती, अभी भी शर्म नहीं आती। राहुल गांधी ने बाकायदा वहां लिख के माफी मांग दी कि भैया मेरे से गलती होगी, मैं तो बिना मतलब की बातें कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि आगे से मत करियो। मैं ठीक है भैया नहीं करूंगा, लेकिन अभी भी चमचे लगे हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब हर आदमी को तो इनको पेलेगा नहीं भाई पकड़ के। अब ये है पॉइंट की बात कि एक ही मुद्दा था जो पूरे 6 साल में आप करप्शन का उठा के लाए 19 के इलेक्शन से पहले, और जिसका भी पुलिंदा बन के कबाड़ हो गया। तो इसका मतलब करप्शन का देखो भाई, सिंपल सी बात है। अगर कई सारे लोग बोलते हैं कि यार करप्शन बाहर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि करप्शन नहीं है। बिल्कुल भाई, मैं नहीं कहता कि करप्शन नहीं है, बाहर नहीं आ रहा तभी भी हो सकता है कि करप्शन हो। बट विपक्ष कर क्या रहा है? ये खोजी पत्रकार कर क्या रहे हैं? इतने महान पत्रकार कर क्या रहे हैं? खोज के कौन लाएगा भाई? मोदी दे दे खोद के कि भैया मैंने करप्शन किया, ये ले मेरे खिलाफ चला दे। नहीं ना भाई, सरकार थोड़ी लाएगी निकाल के, सरकार तो दबाएगी अगर वो करप्शन कर रही है तो। तुम लाओ ना निकाल के। राहुल गांधी कितना करप्शन खोज लाया, बिना मतलब की बकवास करते कि भैया डीमोनेटाइजेशन देश का सबसे बड़ा करप्शन है। कोई उससे पूछ ले कैसे लाला है भाई, सोनिया के लाला ये बता ये कैसे है, तुझे कैसे लग रहा है ये करप्शन है? भैया कुछ तो बोल, कोई लॉजिकल बात कर, कोई सबूत पेश कर कि ये करप्शन है। किया भैया इन्होंने अपने दोस्तन को पैसा जो है वो सफेद करा दिया। ऐसा बोल रहे कि दोस्तों को पैसा सफेद करा दिया, हाँ इसका सबूत है तेरे पास कुछ? मतलब यार वो दोस्त जो जिनको तू दोस्त बोलते हैं, मतलब वो 500-500 के रुपए बदलवा रहे हैं। अरे मतलब यार कुछ तो बुद्धि विवेक लगा ले
और उधर कि भाई फिर उसके बाद कि जीएसटी एक और बड़ा घोटाला, कैसे? नो आंसर। ठीक है, उसके बाद हर चीज को राफेल बहुत बड़ा घोटाला, तुमसे जवाब मांग लिया किसने? हर जगह चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। क्या हुआ कोर्ट में? माफी मांग ली तूने कि भैया मैंने तो ऐसे ही कहती थी। अरे छोड़ो उनकी बात, तो वो तो पिसे हुए बादाम की जगह जो है कुछ और खा गए थे, तो उनको छोड़ो, बुद्धि थोड़ी सी कम विकसित हुई है। ये जो आप वो मुद्दा पूछ रहे थे, मैं उस पर एक बार बात कर लेता हूँ कि इकोनॉमी की हालत है। देखो भाई, इस इकोनॉमी की हालत पेंडेमिक आने से पहले कोई इस इकोनॉमी की हालत पे बात नहीं कर रहा था, ना ही ये विपक्ष कर रहा था, ना कोई कर रहा था। सब लोग इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही थी, हम बहुत सही पटरी पे थे। अब पेंडेमिक आ गया तो भाई इकोनॉमी डेफिनेटली बिगड़ेगी बिगड़ेगी। इस देश ने इससे पहले पेंडेमिक नहीं झेला भाई। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के राज में 4-4 बार भाई 2-2 साल के लिए पूरा देश बंद रह चुका है। वो अलग बात है, इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा के पूरा देश बंद कर दी थी, लेकिन पेंडेमिक की वजह से तो बंद नहीं रहा। भारत ने ऐसे हालात कभी नहीं देखे, इवन दुनिया ने ऐसे हालात कभी नहीं देखे। सबको नुकसान हो रहा है, सब जगह लोग मर रहे हैं, सब जगह इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। 2 साल से पूरा देश बंद है, तो चीजों पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही। चीजें महंगी भी होंगी, वो हमें भी प्रॉब्लम कर रही है, हमें भी परेशानी होगी इससे। चीजें महंगी भी होंगी, लोगों की जॉब्स भी जाएंगी, ये सच है भाई। वैसे भी पेंडेमिक है, कुछ समर वेकेशन थोड़ी ना है। हाँ, चीजें आपको जो है ना सुटेबल, मतलब आपको दोपहर में आइसक्रीम खाने को मिल जाएगी, छुट्टी 30 दिन होने के बाद सैलरी पूरी आ जाएगी, है ना। बाकी डिफिकल्ट टाइम है, देखो डिफिकल्ट टाइम है, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये वो जल्दी से जल्दी ये चीजें नॉर्मल हो, लेकिन हमें ये सच भी मानना पड़ेगा कि भाई ये डिफिकल्ट टाइम है। और डिफिकल्ट टाइम का मतलब क्या होता है? मुश्किल वक्त का मतलब क्या होता है? कि आपके ऊपर मुश्किलें पड़ेंगी, हर तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। तो वही मुश्किल हमारी इकोनॉमी में झेल रही है, हमें महंगाई भी झेलने को मिलेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस महंगाई से जल्दी निकल आएंगी, चीजें जल्दी खत्म हो जाएगा पेंडेमिक, चीजें खुल जाएंगी, तो वापस से मार्केट खुल जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा, लोग वापस से अपना काम करने लगेंगे। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि ऐसे हालातों में इकोनॉमी का बंटाधार होता ही है, और वो हो ही रहा है। इसमें मोदी को आप कितनी गाली दे लो, अब कुछ लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं भाई उठा के कि बताओ आज इस टाइम इतनी डेथ हो रही है, पहले नहीं होती थी, कांग्रेस के राज में कभी इतनी डेथ नहीं हुई। हाँ, कांग्रेस के राज में तो 4 बार कोरोना आया था ना। साले बावला है क्या तू? कुछ भी बकता है? तो भाई ठीक है, इतनी बात है। जय हिंद। तो आप जो है एक बार कंपेयर कर लो भाई। हाँ। 6 साल अभी इतना ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है कि आपकी है ना बुढ़ापे निकल गए, आपको याद करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगे, या तो आप इतने छोटे भी नहीं हो कि आपको आपके पेरेंट्स से पूछना पड़े 6 साल पहले कैसा था भारत और अब कैसा है। हाँ, खुद भी देख लो भाई, खुद भी मतलब देख लो। हम तो काफी यंग हैं, अगर हम देख सकते हैं तो आप लोग तो डेफिनेटली देख सकते हैं कि 6 साल पहले भारत कैसा था, अब भारत कैसा है। लोगों से पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा। अपने पड़ोस में घूमते हुए रोड की हालत देख लेना, ठीक है, घर में चलते हुए बढ़िया इंटरनेट की हालत देख लेना। सिर्फ इन 2 बातों से भी यूथ को पता चल जाएगा कि दुनिया काफी जो है यूट्यूब बदल देख रहे भाई, उसका भी कुछ हाँ। क्रेडिट दे देना। हाँ। कि भाई बिना इंटरनेट के तो YouTube ठीक है, और वो जिनको गालियां बकते रहते हैं ना दोस्त, है ना, उनको भी दे देना कुछ क्रेडिट। ठीक है ओके दोस्तों, बाय। बाय, जय हिंद, जय भारत।